लखनऊ के काकोरी में इतिहास को याद करने का मौका था। काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में काकोरी के परिजनों को सम्मानित किया गया। अशफाक उल्लाह खां के परपोते को सीएम योगी ने सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि काकोरी कोई डकैती नहीं बल्कि देश की आज़ादी के लिए लिया गया ट्रेन एक्शन था। काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी समारोह में देश के अमर क्रांतिकारियों को याद किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतेंद्र नाटक अकादमी के कलाकारों ने काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित नाटक का मंचन किया। सीएम योगी ने कलाकारों का तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में काकोरी के क्रांतिकारियों के पोते परपोते और अन्य परिजनों को सम्मानित किया गया। शहीद अशफाक उल्लाह खां के परपोते अशफाक उल्लाह खां भी सम्मानित हुए। इसके साथ ही कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे के बड़े भाई को भी सम्मान दिया गया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जाति और क्षेत्र के नाम पर देश को कमजोर करने की कोशिशें आज भी जारी है। सीएम योगी ने कहा कि क्रांतिकारियों का एक ही लक्ष्य था, भारत को आज़ाद कराना और अंग्रेजों को देश से बाहर करना। सीएम योगी ने कहा कि अंग्रेजों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को डकैती कहा था, लेकिन आज़ाद भारत में भी इस घटना के क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को सम्मान देने का काम किया गया। काकोरी डकैती की जगह काकोरी ट्रेन एक्शन नाम देकर क्रांतिकारियों के योगदान को सम्मान मिला। काकोरी की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रांतिकारियों की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश दिया। शहीदों के परिजनों का सम्मान हुआ और उनके बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश के क्रांतिकारियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने युवा पीढ़ी से अपने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संघर्षों से प्रेरणा लेने की अपील की। कैमरामैन गौतम के साथ मैं लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। लखनऊ में रविवार को देशभक्ति का रंग देखने को मिला। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए और देशभक्ति का संदेश दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी युवाओं के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आज का जो भारत है वो युवाओं का भारत है और साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का भी सम्मान करने के सख्त निर्देश दिए। लखनऊ में 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा में 25 से 30 हजार से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर युवाओं ने राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं की ऊर्जा को देश की ताकत बताया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में हर चुनौती से निपटने की अद्भुत क्षमता है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले लोगों को घर पर तिरंगा लगाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब हर भारतीय को अपने घर पर तिरंगा फहराने का अधिकार मिला है। सीएम योगी ने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। लखनऊ में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों युवाओं ने जहां एक तरफ देशभक्ति का संदेश दिया तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दी कि राष्ट्रगीत, राष्ट्र स्मारक और राष्ट्रगान का किसी भी सूरत में अपमान बर्दाश्त न किया जाए। इस मौके पर राजधानी लखनऊ में एक अलग ही माहौल देखने को मिला और सभी के हाथों में तिरंगा लहराते हुए का नजारा
बिल्कुल अद्भुत कर देने वाला था। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायक और हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यकर्ताओं के मन में जोश भरा और सभी कार्यकर्ता इस दौरान वंदे मातरम समेत हमारी तिरंगे की आन बान शान के जयकारे लगाते हुए नजर आए। देहरादून में बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकाली गई। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस यात्रा में मौजूद रहे। गांधी पार्क से शुरू हुई तिरंगा यात्रा घंटाघर, दर्शन लाल चौक, लैंसडाउन चौक, कनक चौक और ओरियन चौक से होते हुए वापस गांधी पार्क पहुंची। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना के पराक्रम और साथ ही वीरता को नमन किया। सीएम ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय सेना का योगदान अतुलनीय है। सेना के साहस और शौर्य पर हर देशवासी को गर्व है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही उन शहीदों को नमन किया जिन्होंने हमें इस देश को आजाद कराने में अपनी शहादत दी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने घर पर तिरंगा जरूर लहराएं और हर घर तिरंगा यात्रा के जो आह्वान है उसमें भागीदारी निभाएं। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। झारखंड में छात्रों को आंदोलन को लेकर एक अच्छी खबर है। खबर ये है कि झारखंड सरकार और छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी तीसरे दौर की बैठक संपन्न हो गई और ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई है। आपको बता दें कि जो छात्र हैं JPSC और JSSC की परीक्षाओं को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में उनका कहना था कि परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको बिल्कुल सुधारा जाए। रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं। छात्रों के साथ सरकार की तीसरे दौर की मुलाकात हुई। छात्रों के गुटों के साथ अलग अलग मीटिंग भी हुई जिस दौरान हर गुट की बात सुनी गई। सूत्रों के मुताबिक झारखंड सरकार और छात्रों के बीच सहमति बन गई है। सरकार ने छात्रों की सभी मांगों मान ली है। 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द की जाएगी। मामले की जांच के लिए रिफॉर्म को लेकर विशेष कमेटी बनेगी। परीक्षा गड़बड़ी में वित्त मामले में ED की जांच कराई जाएगी। वहीं झारखंड सरकार की तरफ से बताया गया है कि देखिए इस बैठक की जो बात है काफी पॉजिटिव हुई है। तो तमाम जो छात्र और छात्राएं थे जिनकी मांग थी उनको लेकर भी हमने गंभीरता से बात की है और ऐसा लगता है कि जल्द इस पे एक अच्छा फैसला आएगा और जो फैसला होगा वो छात्रों के हित में होगा। आपको बता दें कि इसको लेकर जो ED की जांच की जाएगी और जो भी इसमें मिला है इसकी गलती होगी उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो मुलाकात है इसका नतीजा क्या निकलता है। एयर इंडिया की उस फ्लाइट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है जो कुछ दिन पहले हवा के तेज झटकों यानी कि टर्बुलेंस का शिकार हुई थी। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट के कैप्टन का पोस्ट फ्लाइट डोप टेस्ट किया गया था जिसमें उनके पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि एयर इंडिया ने न तो इस खबर की पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है। वहीं DGCA इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रहा है। 4 अगस्त को एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट को रास्ते में जबरदस्त टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था। 145 यात्रियों को लेकर उड़ रहे एयरबस A320 विमान में अचानक तेज झटके लगे और विमान करीब 300 फीट नीचे आ गया था। दिल्ली पहुंचने के बाद 13 यात्रियों और 4 क्रू सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब इसी फ्लाइट के कैप्टन के डोप टेस्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट के बाद पायलट का साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट किया गया था और इसमें पायलट के पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि एयर इंडिया ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एयरलाइन का कहना है कि नियमों के मुताबिक पायलटों की स्क्रीनिंग हुई थी लेकिन टेस्ट के नतीजे एयरलाइन के साथ साझा नहीं किए गए हैं। उधर DGCA इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। जांच में टर्बुलेंस की वजह, उसे संभालने के तरीके और विमान पर संभावित असर की भी पड़ताल की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि टर्बुलेंस के बाद विमान को दिल्ली ले जाना वाराणसी या लखनऊ जैसे नजदीकी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जाना चाहिए था। विमान में किसी की नुकसान जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम पर असर भी शामिल है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवालों के जवाब DGCA की जांच के बाद ही साफ होंगे। खासकर पायलट के डोप टेस्ट की रिपोर्ट और टर्बुलेंस के दौरान लिए गए फैसलों पर जांच एजेंसी की नजर है। एयर इंडिया ने टेस्ट होने की बात मानी है लेकिन नतीजे साझा नहीं किए जाने का हवाला देते हुए किसी निष्कर्ष पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। राम मंदिर में मंदिर ट्रस्ट के CEO पद की चयन प्रक्रिया में अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। 5200 आवेदनों की स्क्रूटनी हुई है। राम मंदिर परिसर में 18 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। 11 और 12 अगस्त को इंटरव्यू होगा।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सीईओ पद के चयन के लिए अंतिम प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 5200 लोगों से अधिक आवेदन स्क्रूटनी के बाद 54 उम्मीदवारों का इंटरव्यू हुआ, जिसमें से 18 राउंड के लिए फाइनल किया गया है। 11 और 12 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि परिषद में अंतिम इंटरव्यू होगा। समिति के 3 उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर सौंपेगी और 2 सितंबर को बैठक में नए सीईओ के अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। राम मंदिर में ट्रस्ट के सीईओ को लेकर अब इंतजार खत्म होते हुए नजर आ रहा है। 54 में से 18 लोगों के नाम फाइनल हुए हैं, जिसमें अब 11 और 12 अगस्त को फाइनल इंटरव्यू होगा। 2 सितंबर की बैठक में नए सीईओ का नाम का ऐलान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ आकाश कुमार, अयोध्या हिंदी खबर। मथुरा में संतों ने कार सेवा की तैयारियां शुरू कर दी है। चित्रगुप्त पीठ पर साधु संतों का समागम हुआ। इस दौरान कार सेवा की तारीख को लेकर बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें 13 अखाड़ों के संत महंत शामिल होंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर मुक्ति और मंदिर निर्माण को लेकर मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र स्थित चित्रगुप्त पीठ पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ कार सेवा की शुरुआत की गई। चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर सच्चिदानंद जी महाराज के नेतृत्व में साधु संतों ने हवन यज्ञ किया। इस धार्मिक आयोजन में करीब 2 दर्जन साधु संतों ने भाग लिया। कार सेवा के आह्वान को देखते हुए प्रशासन ने चित्रगुप्त पीठ और आसपास के क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी। संतों ने फैसला लिया है कि 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा होगी। 13 अखाड़ों के महंत शामिल होंगे। महायज्ञ में भव्य शिला पूजन होगा। यह वह तारीख है जब राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा गया था। कार सेवा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं के तहत अपनी मांग को आगे बढ़ाना, मंदिर से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराना। जिले में प्रशासन सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान संभल में तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी वाले बयान पर सपा हमलावर है। सपा विधायक इकबाल महमूद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की नजर में मुसलमान गुंडे मवाली और देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि इसका जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सीएम योगी के बयान के बाद सपा विधायक इकबाल महमूद ने निशाना साधते हुए कहा कि अभी वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब 2027 के चुनाव में जनता बीजेपी सरकार को हटाएगी तब मुख्यमंत्री को खुद सब कुछ नजर आ जाएगा। अगर हरिहर मंदिर का आदेश चलेगा तो क्या मुख्यमंत्री फेल हो गए? क्या अब सरकार मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि हरिहर मंदिर की हो गई? एमएलए ने बीजेपी पर तुर्क की राजनीति करने का आरोप लगाया। हिंदू भाइयों को भड़काकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इकबाल महमूद ने कहा कि उनकी कोशिश हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने की है। संभल को लेकर सियासी पारा हाई है। सीएम योगी के बयान के बाद सपा हमलावर है। अब देखना होगा कि ये सियासत कहां तक जाएगी। विधानसभा चुनाव में सपा और बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल। बुलंदशहर में 12 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। रविवार तड़के गुलावटी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में बदमाश को भी गोलियां लगी। अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस एनकाउंटर को लेकर मृतका की मां ने संतोष जताते हुए इसे अपनी मासूम बच्ची के साथ न्याय बताया। बुलंदशहर में 12 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी मोनू जाटव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। रविवार सुबह करीब 4 बजे गुलावटी थाना क्षेत्र में स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 2 संदिग्ध पुलिस को आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोनू ने पुलिस टीम पर करीब 12 राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में मोनू के सीने और पेट में गोली लगी। पुलिस उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान मोनू का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मौके से पिस्टल, 2 मैगजीन, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मोनू के खिलाफ पहले से 7 मुकदमे दर्ज थे। बच्ची की हत्या के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बच्ची के साथ जाता हुआ दिखाई दिया था। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। घटना के करीब 24 घंटे पहले ही
आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग में एसओजी के दरोगा संदीप कुमार और सिपाही नरेंद्र कुमार भी घायल हुए। वहीं 2 इंस्पेक्टरों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। गौरतलब है कि मुठभेड़ के बाद पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई में जुटी है, जबकि पुलिस की टीमें मुठभेड़ के दौरान फरार हुए मोनू की साथी की भी लगातार तलाश कर रही है। अपने सहयोगी चांद मलिक के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।